वेलकम टू एग्जाम विवेचना। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं पी वाई क्यू सीरीज। जैसे ज़्यादातर हम डिस्कस करते हैं, जो हमारा मेन सब्जेक्ट रहता है वो रहता है हिंदी विषय। ठीक है। परंतु अब यहाँ से मुझे लगता है कि हर संडे हम एक ना एक जो हिमाचल प्रदेश में क्वेश्चन पेपर होगा, चाहे वो पटवारी हो, पुलिस हो। जैसे ये जो क्वेश्चन पेपर है ये जूनियर ऑडिटर का है या फिर एलाइड का हो, कोई भी प्रश्न पत्र मुझे मिलता है तो ऑफिशियल आंसर की के साथ मैं आपके साथ उसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। हर संडे आपको एक लेक्चर दूंगा कंप्लीट, उसमें जैसे 50 क्वेश्चन होंगे तो वो आपके साथ सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ये सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ मैं। इसी के साथ हमने इस तरह की सीरीज पहले भी की थी, तो फिलहाल बीच में हमने उसे रोक दिया था। परंतु अब मैं सोच रहा हूँ आपका जैसे, चाहे आप एल टी टेट की बात करिए, एल टी टेट में भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रामर पूछे जाते हैं, उसके लिए भी बेनिफिट होंगे। अन्यथा जैसे कोई अन्य परीक्षाएं होंगी, चाहे आप बात करें पीजीटी हो, वहाँ पर जीके पूछा जाता है, साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इनको छोड़कर दूसरी जो परीक्षा है पुलिस इत्यादि, वहाँ पर भी आपके लिए बेनिफिट होंगे। अगर आपकी कोई नियर डियर हैं जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं पुलिस इत्यादि की या फिर एल टी टेट, उनके लिए ये फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है। तो आप भी देखिए, आपको भी आपकी आगामी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण होंगे ये। साथ में अगर आपके कोई नियर डियर हो तो उनको भी सेंड करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है। तो जितने भी प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करूंगा ये सारे के सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित होंगे। फिर भी कहीं पर अगर आपको लगता है कि गलत उत्तर दिया गया है तो आप बेझिझक बता सकते हैं। ठीक है। तो पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अधिक समय नहीं लेंगे, शुरू करेंगे लेक्चर को। हाँ, देखिए हमारी टीम के द्वारा हिंदी ग्रामर के लिए हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है हिंदी ग्रामर के नोट्स लेने के लिए तो हमारा नंबर है, बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। पहला प्रश्न पूछा गया है, उस स्थान को पहचानिए जहां हिमाचल प्रदेश में स्पीति नदी सतलुज नदी से मिलती है। आपको ध्यान रखना है कि जो स्पीति नदी है ये सतलुज नदी से मिलती है, तो बताना है कि वो कौन सा स्थान है जहां पर स्पीति नदी सतलुज नदी से मिलती है। तो ये होगा आपका नामगिया। ठीक है। विकल्प सी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा निम्नलिखित हिमनद हिमाचल प्रदेश में अपने जिले के साथ सही सुमेलित है। ग्लेशियर कौन सा है जो अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर अपने क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करते हैं मियार की, मियार कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में है मियार आपका। अगर हम बादल की बात करते हैं, ये कहाँ पर है, ये आपका कांगड़ा में है। और दुदुन की बात करें, ये कहाँ पर है, ये आपका कुल्लू में है। और भागा भागा जो ग्लेशियर है ये कहाँ है, लाहौल स्पीति में, तो इसलिए विकल्प जो डी है यहाँ पर सही हो जाएगा, डी। सिराज घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो जो सिराज घाटी है ये कहाँ पर स्थित होगा, तो ये हो जाएगा आपका कुल्लू में। कहाँ, कुल्लू में, विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 4, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निम्नलिखित कस्बों में से उसकी पहचान कीजिए जिसकी वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या थी। 2011 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं ये। तो देखिए, अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पर कि जो कांगड़ा जिले में टोटल जनसंख्या कितनी है, तो ये 15,10,075, 15,10,075। और देखिए बोर्ड के द्वारा यहाँ पर स्वीकार किया गया है नूरपुर को कि यहाँ पर महिलाओं की जनसंख्या सबसे अधिक थी। परंतु जो डाटा मेरे पास है उसके हिसाब से जो सबसे ज्यादा जनसंख्या थी तो वो कहाँ थी, पालमपुर में। तो यहाँ पर इन दो विकल्पों में संशय है। बोर्ड के द्वारा डी स्वीकार किया गया है, परंतु जो डाटा थे वो डाटा के हिसाब से पालमपुर में लगभग 9,000 के आसपास महिलाएं हैं और नूरपुर में लगभग 8,000 के आसपास महिलाएं हैं। परंतु बोर्ड ने किस आधार पर स्वीकार किया है ये मुझे नहीं पता, तो आप ये तथ्य भी याद रख सकते हो। अगला है 5, वर्ष 1966 में वर्ष 1966 में नालागढ़ तहसील के हिमाचल प्रदेश में विलय से पहले ये किस निम्नलिखित जिले का भाग थी। आपको ध्यान रखना है कि जो नालागढ़ तहसील है ये हिमाचल प्रदेश में कब विलय हुई, 1966 में। 1966 से पहले ये किस अन्य जिले के साथ संबंधित थी, उससे जुड़ी हुई थी। तो यहाँ जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा अंबाला, विकल्प ए। नालागढ़ पहले अंबाला के साथ जुड़ा हुआ था। अगला है 6, हिमाचल प्रदेश में पूंजी व्यय वर्ष 2024-25 में
अनुमान वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान से निम्नलिखित कितनी कम है? तो ये लगभग होगा 8%। कितना? लगभग 8%। सी। अगला प्रश्न है 7। हिमाचल प्रदेश सरकार की डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना वर्ष 2023 में छात्रों से लेने वाले ब्याज की दर की पहचान कीजिए। कितना ब्याज था अगर ये लोन लेते? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना। तो इसमें जो लोन की जो मात्रा रखी गई थी कितनी थी वो? तो वो थी आपकी 1%। 1%। यहाँ पर बी सही होगा। अगला है 8। वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कौन सा तथ्य सही है? 2023 की बात करें तो बैंकों द्वारा यहाँ कृषि के कर्ज कुल कर्जों का 19% है, ये गलत है। ICICI बैंक की यहाँ संख्या 40 मानी गई है, गलत। कुल्लू जिले में सबसे कम बैंक शाखाएं, ये भी गलत। लाहौल स्पीति में सबसे कम बैंक की शाखाएं, ये सही हो क्योंकि लाहौल में सबसे कम शाखाएं होंगी बैंक की। डी। अगला है हिमाचल प्रदेश में बशेश्वर महादेव के मंदिर की स्थिति कहाँ पर है, किस जिले में है? तो देखिए जो डाटा है उसमें दिया गया है कुल्लू में, परंतु बोर्ड के द्वारा यहाँ पर कांगड़ा स्वीकृत किया गया है, तो हम वैसे इसको बी स्वीकार करेंगे, परंतु बोर्ड ने ये सी स्वीकार किया है। अगला है 10। हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी हैं? कितनी संख्या है इनकी नेशनल पार्क्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की? तो ये होंगी कितनी? तो सही जो विकल्प होगा 5। अगला है गद्दी वैली की चित्रकला बनाने वाले चित्रकार का सही नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? जो ये चित्रकला बनाई गई है गद्दी वैली, तो ये किसके द्वारा बनाई गई है? शोभा सिंह के द्वारा। सरदार शोभा सिंह। विकल्प डी यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न देखिए 12। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है वर्ष 2023 तक हिमाचल प्रदेश में जड़ी बूटी हर्बल उद्यानों की पहचान कीजिए। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं ये जड़ी बूटी हर्बल उद्यान की संख्या? तो 12 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 4। एक है आपका मंडी में, दूसरा है आपका हमीरपुर में, तीसरा है शिमला में, चौथा है बिलासपुर में। ये 4 होंगे। अगला है 13। वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का जीडीपी में यहाँ सही योगदान क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में पर्यटन का जीडीपी, तो 13 में जो सही हो जाएगा तो वो होगा 7%। कितना? 7%। विकल्प ए। अगला है 14। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2023 तक कितने आवास गृहों की अनुमति मिली? मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में, तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा 533। 533। अगला है हिमाचल प्रदेश द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में जीते गए रजत पदकों की संख्या कितनी होगी? तो जो हिमाचल प्रदेश में रजत पदक जीते गए थे खेलो इंडिया गेम्स 2023-24 में, तो वो है रजत पदक कितने जीते हैं? तो ये जीते हैं 5। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टोटल कितने पदक जीते गए हैं, तो वो 14 होंगे। अगर पूछा जाए स्वर्ण कितने जीते हैं, तो स्वर्ण 1 जीता है। अगर ये पूछा जाए कि ब्रॉन्ज मेडल कितने जीते गए हैं हिमाचल प्रदेश द्वारा, 8 जीते गए हैं। और सिल्वर तो आपको पता ही चल गया, ये 5 होंगे। अगला प्रश्न है 16। वर्ष 2009 से 14 में लोकसभा के स्पीकर की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। 2009 से 14 की बात की जा रही है, तो 16 का जो सही विकल्प होगा मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। अगला प्रश्न है 17। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आरंभ की? तो ये कब की गई थी? 2000 में। 2000। अगला है पश्चिम बंगाल के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित में से क्या सही है? इसकी कृषि
इसकी कृषि इसके जीडीपी का 30% बताया गया है, तो ये संगत नहीं है। इसका भौगोलिक क्षेत्र कृषि के लिए 45% है, ये भी संगत नहीं है। तीसरा है, इसके हाईकोर्ट का न्यायाधिकार पश्चिम बंगाल तथा अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह दोनों पर है, ये कथन सही होगा। कि क्या इसका हाईकोर्ट का न्यायाधिकार पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए भी है, सही है ये। यहाँ पर दुर्गा पूजा की जाती है, हाँ जी, काफी प्रसिद्ध है यहाँ की दुर्गा पूजा, इसलिए 3 और 4 कहाँ पर है, तो विकल्प सी में है 3 और 4, इसलिए ये सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, 16वीं लोकसभा जो कि 2014 से 19 में थी, महिला सांसदों के भाग के प्रतिशत की पहचान कीजिए। कितना महिला सांसदों का प्रतिशत था 16वीं लोकसभा में, जो कि 2014 से 19 तक था। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका विकल्प 12.5%, विकल्प ए। अगला है 20, इसमें क्या पूछा गया है, विस्तारा एयरलाइंस संयुक्त परियोजना किसके बीच है, तो ये होगा टाटा सन्स एंड सिंगापुर एयरलाइंस के बीच में, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21, वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार कहाँ पर बनाई थी, तो ये सिंगापुर में ही बनाई थी। इनकी जो आर्मी थी उसका क्या नाम था, आजाद हिंद फौज। अगला प्रश्न है 22, चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 3 के साथ संबंधित महिला वैज्ञानिक के बारे में कौन सा कथन यहाँ से ये होगा, कौन सी है वो महिला वैज्ञानिक, तो वो है ऋतु करधल करिधाल। क्या है, ऋतु करिधाल, कुछ इस प्रकार से इनका नाम प्रोनाउंस होता है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, मोटा मोटा याद रखिए, ऋतु करिधाल। अगला है 23, अनीता रत्नम किस निम्नलिखित नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी है, नर्तकी कैसे लिखा जाता है, इसी तरह से याद रखना है। तो जो ये होंगी, तो किसकी होंगी, भरतनाट्यम की, भरतनाट्यम, विकल्प ए यहाँ से ही होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 24, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की बैठक जनवरी 2024 में दावोस में हुई, कौन से नंबर की वो मीटिंग हुई थी, तो जो 24 में सही हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 54वें नंबर की, विकल्प सी यहाँ से ही होगा, सी। अगला है 25, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील की पहचान निम्नलिखित में से करते हैं, तो कौन सा सही होगा, विक्टोरिया झील यहाँ पर सबसे बड़ी होगी, विकल्प बी। अगला है सीमन स्टील कौन है, सीमन स्टील कौन है, तो ये हो जाएंगे आपके जर्मनी की चांसलर नहीं है, यूएसए का ट्रेजरी सेक्रेटरी भी नहीं है, वह नहीं, ये भी नहीं है, वह यूएनओ का क्लाइमेट चीफ है, क्लाइमेट चीफ, तो सही होगा डी, यूएनओ का क्लाइमेट चीफ। अगला है सार्क के सचिवालय का स्थान क्या है, तो सार्क का हेडक्वार्टर जो है, तो वो है काठमांडू में। अगला है 28, किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में ओलंपिक गाना प्रथम बार गाया गया था, या लिया गया था या गाया गया, आप कह सकते हैं। तो 28 में जो सही विकल्प हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विकल्प, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन स्वीकार किए जाते हैं, कई जगह जो ऑफिशियल आंसर की वहां पर 1920 दिया गया है, कई कई जगह 1924 भी दिया गया है, तो इसको हम ऑफिशियल आंसर की के आधार पर मानेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस आधार पे माना होगा तो वो सही होगा, यहाँ पर 28 का ए। अगला है यूएनओ की किस धारा में सुरक्षा परिषद को वीटो पावर दिया गया है, तो यह है आर्टिकल 27, धारा 27। अगला है मानवाधिकार दिवस की तिथि तथा महीने का नाम बताइए, विश्व मानवाधिकार कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को, सभी को पता होगा ये, विकल्प ए। आगे अब क्वेश्चन आते हैं हिंदी ग्रामर के, तो इनको भी आप ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ से प्रश्न रिपीट होते हुए नजर आएंगे। पूछा गया है, जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया होता है, रेखांकित उपवाक्य का प्रकार बताइए। रेखांकित उपवाक्य क्या है, जो आदमी पत्र बांटता है, तो ये उपवाक्य का प्रकार कौन सा होगा,
तो ये होगा विशेषण उपवाक्य, बी यहाँ सही है। अगला है हमारे एक अनुचित कार्य से प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। हमारे एक अनुचित कार्य से प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, किंतु प्रतिष्ठा अर्जित करने में पूरी जिंदगी खर्च हो जाती है। रचना की दृष्टि से वाक्य का प्रकार कैसा है? तो अगर हम रचना की दृष्टि से देखेंगे तो ये कैसा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। किंतु जो लग गया इत्यादि इत्यादि इसकी जो पहचान होती है संयुक्त वाक्य की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से जो शब्दालंकार होगा तो वो होगा विकल्प सी, अनुप्रास अलंकार। चंदू ने चांदनी की रात में चांदी की चम्मच से अपनी चाची को चटनी चटाई। जो च बार बार आ रहा है ना, ये होता है शब्दों का अलंकार, तो इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे, शब्द अलंकार होगा ये। फिर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये क्या से होंगे? अर्थालंकार होंगे। कुछ योजनाएं दुर्भाग्यवश कार्यान्वित नहीं हो पाती, रेखांकित पद है कुछ। कुछ कैसा होगा यहाँ पर? तो कुछ का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कैसा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि कुछ अनिश्चित है ना, ये कुछ योजनाएं की बात की जा रही है। अगला है 35, वह अचानक बैलगाड़ी से नीचे कूद गया। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक का प्रकार बताना है। देखिए HPPSC का फेवरेट बन गया है अपादान कारक। क्यों? क्योंकि अपादान को काफी पूछता है ये। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया था कि कोई चीज दूसरी चीज से अलग हो रही हो तो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से आम गिर रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, पहाड़ से पत्थर गिर रहा है, बैलगाड़ी से व्यक्ति कूद रहा है, मीरा कुत्ते के डर से दूर भाग रही है, मीरा के हाथ से पानी का लोटा गिर रहा है। इस तरह का कुछ भी चीज आपको दिखाई देना तो वो अपादान कारक होता है। से इसका एक तरह से चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है 36, इसमें क्या पूछा गया है? गोपियां यमुना नदी में आकंठ डूब गईं। रेखांकित पद किस समास का उदाहरण है? आकंठ, यहाँ पर ये बताना है आकंठ में कौन सा समास होगा। तो जो आकंठ में समास होगा तो वो होगा अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास, बी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो जो काठ की हांडी है बोलते हैं बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? किसी को एक बार ही ठगा जा सकता है, बार बार नहीं ठगा जा सकता ये, परंतु जो बार बार ठगे जाए वो काठ की हांडी होते हैं सच में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है? अगर हम पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो इसमें देखिए दुहिता, तन्या, सुता, ये तीनों पुत्री के पर्यायवाची होंगे, परंतु जो दारा है ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं होगा। सही विकल्प डी हो जाएगा। अगला है मैं यहाँ अक्सर आ जाया करता हूँ। रेखांकित पद क्रिया का प्रकार है। तो यहाँ पर जो क्रिया का प्रकार हो जाएगा तो वो कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका विकल्प संयुक्त क्रिया। कौन सा? संयुक्त क्रिया, विकल्प सी या विकल्प डी। आपकी इच्छा है चाहे दिल्ली जाओ या मुंबई। रेखांकित पद हैं, जैसे इस जो ये पंक्ति है इसमें रेखांकित पद कौन कौन से? चाहे या, तो चाहे और या है, तो इसमें जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, डी सही होगा यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर इंग्लिश सेक्शन सही शुरू हो जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं। इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस होगा तो वो होगा सी, सुशील ऑलवेज यूज्ड टू डिसएग्री विद मी। सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। माय फादर टुक मी टू अ फूड कार। तो 42 में सही ऑप्शन जो होगा तो वो हो जाएगा आपका डी, आई वॉज टेकन टू फूड कार बाई माई फादर। अगला है 43, इसमें क्या है? चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, इज द टेलीविजन बीइंग रिपेयर्ड प्रॉपरली बाय द इंजीनियर्स।
तो यहाँ जो 43 में ऑप्शन सही होगा तो वो होगा आपका आर द इंजीनियर्स रिपेयरिंग द टेलीविजन प्रॉपरली, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। अगला है 44, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 44 में जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा एनी रिपीटेड द स्पीच सेवरल टाइम्स लिस्ट शी शुड फॉरगेट द डिटेल्स, बी। नेक्स्ट है 45, इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। इनकरेक्ट सेंटेंस कौन से होंगे यहाँ पर ऑप्शन में से? तो 45 में जो सही हो जाएगा तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका thou really fed up, I kept listen to his unending song। ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे करेक्ट होंगे बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, इसमें क्या पूछा गया है? इंडिकेट द ऑप्शन विच कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट। आई नेवर इन्वेस्ट मनी अनलेस आई एम रियली इंटरेस्टेड। तो ये अंडरलाइन है, अनलेस आई एम रियली इंटरेस्टेड, तो इसका हमें बताना है सब्स्टिट्यूट। तो 46 का जो सही हो जाएगा तो वो हो जाएगा इफ आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड, सी। अगला है 47, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म टू द फॉलोइंग। अरुण सेड टू द मैनेजर लेट मी ट्राई वंस अगेन। तो 47 में जो सही होगा तो वो होगा आपका अरुण रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू लेट हिम ट्राई वंस अगेन, बी। बी सही होगा यहाँ पर। अगला है 48, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड पार्ट्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। जो ये वाला क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, आपको याद रखना है ये। तो जो सही यहाँ पर होगा तो वो हो जाएगा आपका डी। डी मतलब पहले आएगा हिज डिसीजन विल पे, ये। फिर आएगा आपका द वे फॉर जेनरिक वर्जन्स। फिर होगा आपका ऑफ द ड्रग फॉर किड्स इन कंट्रीज वेयर अफोर्डेबिलिटी। लास्ट में है इज अ रियल चैलेंजेस। ये क्रम इस प्रकार से बनेगा, ऑप्शन डी के हिसाब से आप लगा सकते हो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनियम। डिसोलेट का एंटोनियम बताना है। तो ये हो जाता है एक तरह से आबादीहीन, इसका अर्थ निकलता है आबादीहीन। तो इसका होगा पॉपुलस, अर्थात जनसंख्या जहां पर हो, तो ये एंटोनियम हो जाएगा इसका। चूज द करेक्ट सिनोनियम। क्या है? परफिडियस, इसका क्या होगा सिनोनिमस? तो ये होगा ट्रिचियरस। ऑप्शन बी के हिसाब से होगा, थोड़ा सा प्रोनाउंस ऊपर नीचे हो जाता है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। तो सही जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, 50 का बी। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं ट्रेचरस का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है विश्वासघाती या हानि पहुंचाने वाला। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिमस हो जाएगा तो वो जो यहाँ पर बताया गया है, जो परफिडियस, परफिडियस का सिनोनिमस होगा ट्रीचरस, विकल्प बी। जो परफिडियस होता है ये भी विश्वासघाती ही होता है, झूठा होता है, नुकसान पहुंचाने वाला होता है, इसलिए बी सही हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था। आप अवश्य बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, क्या ये ठीक लग रहा है आपको जो इस तरह से आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगता है, आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है, तो इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि टीजीटी कमीशन भी आने वाला है, तो वहाँ पर भी आपके लिए महत्वपूर्ण ये सीरीज रहेगी। पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण है, और एलटी टेट या फिर हिमाचल टेट जो भी आएंगे वहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी चीज़ों का। ठीक है, और नोट्स अगर लेना चाहते हो हिंदी ग्रामर के तो ले सकते हो, उसके लिए भी आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दिया गया है उस पर आप जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप करिएगा, सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बाकी आप अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, उन्नति करते रहिए, आपको अवश्य आपकी मंजिल मिलेगी।